के लिए हमें ये देखना होगा कि पिछले पीछे जो 2 शताब्दियां रही हैं उसमें किस तरह से मानव ने विभिन्न क्षेत्रों में उसके जीवन में परिवर्तन आया है। अगर हम इस क्रम में देखें तो यूरोप में 17वीं और 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधारों पर कई सारी धाराओं का उदय हुआ और इस उदय के समन्वय से एक नई चीज आई जो उपनिवेशीकरण के नाम से हम जिसको जानते हैं। इस उपनिवेशीकरण के जरिए विश्व के अलग अलग देशों में, पश्चिमी यूरोप के देशों ने अलग अलग देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए और जो हम देखें तो इस प्रक्रिया में ये जो पूरा आइडिया है ये व्हाइट मेंस बर्डन जो रुडयार्ड किपलिंग की कविता है उसमें व्यक्त होती है, जिसमें रुडयार्ड किपलिंग ये कहते हैं कि ये अश्वेत मनुष्य का भार है कि वे अश्वेत मनुष्य को सभ्य बनाए। और इस औपनिवेशीकरण के जरिए लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीकी देशों को एक असभ्य और पिछड़े देशों के रूप में परिभाषित किया गया और इसके जरिए एक नई जो विचारधारा थी पूंजीवाद वो इन देशों पर आरोपित की गई या उन देशों में उनका प्रचार प्रसार हुआ और उसके जरिए पश्चिमी ज्ञान, पश्चिमी संस्कृति उसका जो उसका मूल था वो इन जो औपनिवेशिक देशों में उसको प्रसारित किया गया। इसके जरिए जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी एक वाणिज्यवादी और पूंजीवादी संस्कृति का इन देशों में प्रवेश और इसके जरिए जो सबसे जो खास बात हुई वो मानव जीवन में वो थी मनुष्य के विवेक को पहली बार संस्थागत तरीके से नियंत्रित किया गया, उसके सामर्थ्य को और उसके विवेक को। हम देखें तो यहाँ से एक ऐसे मनुष्य का निर्माण हो रहा था जिसकी सारी गतिविधियां जो है पूंजी के इर्द गिर्द केंद्रित होने वाली थी, वो हो रही थी। धीरे धीरे वो आगे फर्दर हुआ। 1945 के बाद विश्व जो औपनिवेशिक देश है उनसे श्रेष्ठ है और इस विचार के कारण यहाँ पे जो औपनिवेशिक देश रहे उनके जो ज्ञान थी, उनकी जो जीवन पद्धतियाँ थी उनको एक तरह से निरंतर माना गया। उनको एक और बाद में जो ये विचार आम जनमानस में भी जो है फैला। पिछले 200 वर्षों में देखें तो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में मनुष्य ने बहुत प्रगति की है और वो प्रगति निसंदेह ही बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस प्रगति को अगर हम मानव के बौद्धिक जो उसका क्रिएटिवनेस है, जो क्रिएट करता है उसको साथ में रख के देखें तो हम जैसे लगता है कि हम एक निर्माण जो कर रहे हैं, बड़े निर्माण कर रहे हैं, लेकिन मानव का जो क्रिएटिव माइंड है वो छोटा होता जा रहा है, वो क्रिएटिवनेस उसकी कम होती जा रही है, उसके साथ साथ वो संकुचित होती जा रही है। इधर के हालों वर्षों में मशीनीकरण बहुत हुआ है, उसमें बहुत सारी बातें हो गई। एआई ने एक नई चुनौती हमारे सामने रखी है और एक पूरा जो टेक्नो समुदाय जो है निर्मित हो गया है और ये एक शंका है कि आगे चलकर ये टेक्नोसाइट समुदाय के रूप में एक बड़ी संख्या जो है परिवर्तित हो जाएगी। हाल के वर्षों में ज्ञान का मानकीकरण किया हुआ है जो एक जिसमें माना गया है कि एक खास तरह का ज्ञान ही ज्ञान होता है और उसमें भी तरह तरह की सीमितताएं और बंदिशें हैं और आज के समय तो एक कमोडिटी के रूप में हमारे सामने है जिसे आप खरीद और बेच सकते हैं। विगत 2 शताब्दियों में देखें तो मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बहुत सारी प्रगति हुई है, लेकिन हम उसका वास्तविक रूप से एवोल्यूशन करें, उसका मूल्यांकन करें तो वो हमको लगता है कि वो हमने बातें की हैं वास्तविक रूप में अभी वो लागू नहीं हो पाया, मतलब हम उसको लागू नहीं कर पाए। जलवायु परिवर्तन हमारे सामने विचार करना बड़ी समस्या के रूप में है, जिसमें हमारे जो प्राकृतिक संसाधनों की जो हमारे यहाँ पद्धति हमको उनके साथ एक समन्वय स्थापित करना होगा। हमारे यहाँ एक उपभोग संसाधन प्रणाली थी, उसको हमको एक बार उसके अतीत में जाकर उससे हम अगर कुछ सूत्र निकाले तो हम वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे देशज ज्ञान जो उपनिवेशिक देश रहे हैं उनके यहाँ बहुत सारे देशज ज्ञान रहे हैं और परंपराएं रही हैं। उन परंपराओं को हमको एक बार पुनर्विचार करके वहां से कुछ सूत्र निकालने होंगे जिससे हम भविष्य की दुनिया को बना पाए। मानस तक भी औपनिवेशीकरण बहुत जरूरी होगा। इस क्रम में हमको ये बार बार सोचना होगा कि क्या पश्चिम में जनित ज्ञान क्या हर देश में लागू हो सकता है, उसका मॉडल हर देश में लागू हो सकता है, क्या सारा आचार विचार वहां का सर्वश्रेष्ठ है। सोच बहुत जरूरी होगी क्योंकि इधर के समय में अकेलापन और मानसिक विकार जैसी चीजें बहुत बड़ी है। जड़ों की ओर लौटने से आपका अभिप्राय क्या है और उपभोक्तावाद का नियमन आप 3 सूत्रों में कैसे करेंगे अपने जीवन में? आप
पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने जीवन में कम से कम जो ऐसी चीज़ें कम से कम प्रयोग करूँ जो जिसके बिना मेरा जीवन चल सकता है। पहला तो ये है। दूसरा है कि जब मैं कहीं अपनी पब्लिक, जब मैं वर्किंग एरिया में रहूँ या अपने कार्य क्षेत्र में, तो मैं ये उसको समझूं कि मेरे करने से मेरे पूरे इन्वायरमेंट में या उसमें क्या प्रभाव पड़ सकता है। तीसरी चीज है कि जो हमारे यहाँ जो देशज ज्ञान है, कम से कम वो बहुत सारी कम्युनिटीज के पास है अभी भी, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि एज ए रिसर्चर मैं उनको कलेक्ट करूं और उनका डॉक्यूमेंटेशन करूं। दो एक उदाहरण दे दें प्लीज। जैसे कि हम नदियों के को साफ करने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं हमारे देश में रही है, लेकिन हम उसको आज तक साफ नहीं कर पाए हैं। लेकिन नदियों पर आधारित एक समुदाय रहा है जिसको हम मल्लाह कहते हैं। आप कहीं मल्लाह से बात करेंगे तो पानी देख के बता देगा कि वहाँ पानी कितना गहरा है, वो पानी खराब है कि नहीं है, वहाँ मछली कौन सी हो सकती है। तो ये ज्ञान जो है किसी विशेषज्ञ के पास होना थोड़ा मुश्किल है, जो उस मल्लाह के पास होना। अतीत में हमको इसलिए जाने की आवश्यकता है कि जो मैं अभी बात कर रहा था कि जो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी परंपराएं रही जो बहुत प्रोग्रेसिव रही। ऐसा नहीं, कबीर का जो पूरा चिंतन है वो चिंतन हम अगर पूरे धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को ले, जो हम वेस्टर्न, उससे पहले कबीर उसकी बात कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वेस्टर्न से ही आया है। विकास के लिए हमें पीछे की ओर जाना पड़ेगा और पिता बहुत कुछ छोड़ना भी होगा। कुछ छोड़ने वाली बातें आपने नहीं की हैं, कुछ एक बातें ऐसी जो हम हमारे अतीत में हमारे लिए अच्छी नहीं थी। क्या है एक दो बातें वो? जैसे कि हमारे यहाँ पहली चीज तो यही है कि एक जाति का कॉन्सेप्ट था है, उसको तो हम बिल्कुल हम अतीत से उसको नहीं ले सकते, उसको हमको छोड़ना ही होगा, उसको हम नहीं ले सकते हैं, हमको वो कॉन्सेप्ट छोड़ देना होगा। दूसरा है कि हमारे यहाँ जो स्त्रियों या महिलाओं को लेकर हमारा जो पूरा अतीत रहा है वो बहुत समतामूलक नहीं रहा, उसको हम वहां से नहीं ले सकते। गोविंद, शुक्रिया आपका। आपने चूंकि लास्ट में ये कहा कि कास्ट को छोड़ना पड़ेगा, जिस तरह से यहाँ पे महिलाओं के साथ उत्पीड़न, उनके डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, ये दोनों के आधार पे, इसमें आप कैसे देखते हैं कि वेस्टर्न आइडियाज ने इंडियन थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया है राइट फ्रॉम रेनेसां पीरियड के बाद से, और अभी के कंटेम्प्रेरी समय में जब हम लोग एक नए तरह के ऑन्टोलॉजिकल आइडिया की बात कर रहे हैं। ऑन्टोलॉजी से मेरा मतलब है कि बीइंग का एक कंसेप्ट है, राइट। बीइंग के कंसेप्ट का मतलब हुआ कि हम ये तय करते हैं कि सॉवरेन कौन है, संप्रभु कौन है। एक श्मिटियन आइडिया है संप्रभुता का, और दूसरा आइडिया है कि हम ये तय करते हैं कंटेम्प्रेरी थॉट में। आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा ने प्रभावित किया, नो डाउट। जो वेस्टर्न रेनेसां हुआ उसने हमारा जो पुनर्जागरण, नवजागरण जिसको हम कहते हैं, उसको प्रभावित किया। वो जो प्रभाव हो रहा था वो एक अच्छी दिशा में था, मैं उसको नहीं कहूँगा। बट क्या है कि जो पश्चिम से आ रहा है उसको पूरी तरह से मान लेना कि वही हूबहू लागू कर सकते हैं हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। दूसरा है कि स्व आत्म, एक है कि संप्रभुता का जो कॉन्सेप्ट है कि उस बीच में हमारा आत्म क्या है, हम उस बीच में अपने आप को कहाँ रख पाते हैं।